गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी सीडीपी। ठीक है ना। तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के अंतर्गत जो है मैं आपको टीचिंग पढ़ा रहा था। टीचिंग के अंतर्गत जो है वो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, टीचिंग की टेक्निक्स हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। आज जो है उसमें कुछ टॉपिक रह गए हैं, उसको हम समाप्त करेंगे और उसके बाद आगे के जो नए टॉपिक्स हैं, जो मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूँ, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बिना किसी स्किप वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना और अच्छे से उसको समझना। ठीक है दोस्तों। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टडी पोर्टल पे आपको विभिन्न एग्जाम्स जैसे केबीएस हो गया, एमबीएस हो गया, सीटेट हो गया, डीएसएसबी हो गया और अन्य जो बैंकिंग एसएससी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, इन सभी के वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। चैनल पर आप जाके उसको देख सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो लेट्स बिगिन। तो शुरू करने से पहले भाई मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये सिद्धांत, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये केवल और केवल सीटेट के लिए नहीं, बल्कि जो स्टेट के टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। और साथ के साथ जो आपके और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स जो है वो सीटेट को पास करने के बाद आपको देने होते हैं, उन सभी में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो आप केवल ये ना सोचें कि ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी ये बल्कि में ये सभी चीज़ों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, जब तक कि आप टीचर बन नहीं जाते। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो हम जो है वो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शिक्षण सहायक सामग्री। सबसे पहले हम वही बात करेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको कहा जाता है टीचिंग एड। ठीक है ना। शिक्षण सहायक सामग्री। तो जो शिक्षण है उसमें जो है, जब हम कोई भी टीचर शिक्षण करता है तो उसको क्या कर, कुछ ना कुछ सहायक सामग्री की जरूरत पड़ती है, ताकि वो अपनी टीचिंग को प्रभावी या इफेक्टिव तरीके से कर पाए या उसको सफल बना पाए। तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से जो है। वो पहला जो है वो है आपका दृश्य सहायक सामग्री, या जिसको हम कहते हैं विजुअल एड्स। विजुअल एड्स। ठीक है ना। ये इस प्रकार के सहायक सामग्री होती है जिसमें जो है बच्चे की जो है कौन सी, जो देखने वाली जो इंद्रियां हैं, जो देखने वाली जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव होती हैं, जैसे कि आंखें उसकी एक्टिव होती हैं और वो उनकी सहायता से उसको देख पाता है। तो इसमें कौन कौन सी सहायक सामग्री आती है आपके, इसमें आपका आता है ब्लैक बोर्ड, चार्ट आता है इसमें। ठीक है। इसमें आपका मैप आता है, नक्शा। ठीक है ना। इसमें आपके जो आपका किसी प्रकार का कोई मॉडल है ना, ये सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या होता है इसमें, बुलेटिन बोर्ड। ठीक है ना। ग्राफ पेपर होता है इसमें, बुलेटिन बोर्ड होता है जिस पर सूचनाएं लिखी जाती हैं। तो ये सभी जो है वो हमारे कहलाते हैं दृश्य सहायक सामग्री, विजुअल एड्स। ठीक है ना। तो इनकी क्योंकि ये बच्चे को दिखाई देते हैं, आंख की सहायता से उसको देख पाता है। दूसरे जो हमारे होते हैं वो है आपका श्रव्य सहायक सामग्री, जिसको हम कहते हैं ऑडियो एड्स। ऑडियो एड। ऑडियो एड वो होते हैं जिनका केवल केवल जो है वो जो बालक है या स्टूडेंट है वो सुन सकता है। ठीक है। तो जो श्रव्य सहायक सामग्री है उसका जो यूज है वो भी किया जाता है और वो ज्यादातर जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक है ना। तो वो जो श्रव्य सहायक सामग्री है उसमें जो है वो होता है आपका रेडियो होता है, टेलीफोन, ग्रामोफोन। ठीक है।
टेप रिकॉर्डर और एक लैंग्वेज सीखने के लिए होता है, उसको कहते हैं लिंग्वा फोन। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इस्तेमाल की जाती है केवल जो सुनने के पर्पज की जो स्टूडेंट देखने में असक्षम है वो उनके लिए सुनने की, ठीक है ना। तीसरी प्रकार की जो हमारे पास सहायक सामग्री होती है वो होती है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है। दृश्य श्रव्य यानी कि इसको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल यानी कि जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार की जो है सहायक सामग्री होगी, जिसमें आपका हो जाएगी, आपकी टीवी हो जाएगी, है ना, कोई फिल्म स्लाइड शो, स्लाइड जो है वो उसमें भी जो है आपने देखा होगा जो पीपीटी में कई स्लाइड्स होती है उसमें साउंड का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका, तो ये जो है आपके कोई नाटक करवा दिया, तो ये भी एक तरह का क्या होता है ऑडियो विजुअल एड है, क्योंकि उसमें क्या है दोनों चीजें व्यक्ति की जो बालक है उसकी दोनों इंद्रियां काम करेगी, जो है वो सुनने वाली भी और देखने वाली भी, ठीक है। तो एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन बनता है उसमें क्या होता है कि ऑप्शन में जब वो किसी चीज को समझाने के लिए सहायक सामग्री के देगा तो ऑप्शन में वो ऑडियो एड्स भी दे सकता है, वीडियो एड्स भी दे सकता है और ऑडियो विजुअल दोनों भी दे सकता है। तो आपको हमेशा ऑडियो वीडियो जो दोनों वाला है यानी कि ऑडियो विजुअल है, दृश्य श्रव्य है, उसको टिक करना है यानी उसको सही लेना है। लेकिन अगर वो नहीं है तब हम किसी दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे, अगर वो ऑप्शन में है तो हम हमेशा दृश्य श्राव्य सामग्री पे जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा बच्चे की जो है ज्यादा ज्ञान इंद्रियां एक्टिव है और हमेशा वो ही ऑप्शन चुनना है जिसमें क्या होता है बच्चे की ज्यादा से ज्यादा जो सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो एक्टिव होती है, ठीक है ना। अगर ये इसके अलावा एक ऑप्शन ऐसा होता है कि नाटक और फिल्म, तो हम क्या करेंगे नाटक को चुनेंगे, क्योंकि क्या नाटक में जो है एक तो वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, फिर कर भी रहा है, तो ये इसमें ज्यादा एक्टिव हो गया ना, तो इसका मतलब हम इसको चुनेंगे, ठीक है ना। तो अब आप समझ गएंगे ये किस प्रकार से जो है एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है, ठीक है। तो यह है हमारा टीचिंग है। तो टीचिंग में इतना काफी है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारी चीजें, और आज मैंने जो ये बता दिया। इसमें एक और चीज रह गई है वो भी देख लेते हैं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें पूछी जाती है, एक तो है निदानात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट टीचिंग सॉरी, और दूसरी जो है वो उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो ये निदानात्मक शिक्षण नहीं होता है बल्कि निदानात्मक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, निदानात्मक होता है परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उपचारात्मक शिक्षण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। निदानात्मक परीक्षण में होता है कि जो बच्चे हैं उसकी कमियों का, उसके पिछड़ेपन का पता लगाना, समझ रहे। यानी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि भाई बच्चे के अंदर कहाँ पे कमी है, क्यों उसे समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज उसे, कोई सब्जेक्ट है उसको समझने में उसे क्या कठिनाई है, ठीक है ना, वो और बच्चों से क्यों पिछड़ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, सबसे पहले टीचर को इसको डिटेक्ट करना है बच्चे के अंदर, उसका पता करना है कि कहाँ प्रॉब्लम है, समस्या क्या है, ठीक है। जब ये हो जाता है तो उसका मतलब हो गया कि डायग्नोस हो चुका है, डायग्नोस टेस्ट हो चुका है। अब हमने उस डायग्नोस टेस्ट तो हो चुका है, लेकिन अब साथ साथ उसका क्या करना है, उपचार भी तो करना है ना। बीमारी का पता लगा रखे छोड़ नहीं सकते, उसका उपचार भी करना है। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या होगा कि कमियों को दूर करते हुए शिक्षण, कमियों को दूर करने
के लिए शिक्षण, है ना। यानी कि हमें अब क्या करना है, टीचर को ये पता चल चुका है कि कमियां कहाँ पर है, अब उसे उन कमियों को दूर करने के लिए चाहे वो अब क्या करे, नया लेसन प्लान बनाए, ठीक है, चाहे वो कोई नई टीचिंग टेक्निक अपनाए, चाहे बच्चों को भ्रमण पे लेके जाके तुरंत वहाँ जाके ही दिखाए वो चीज़, या हो सकता है बच्चे को कोई मॉडल दिखा दे, या हो सकता है कि किसी फिल्म के माध्यम से समझा दें, या हो सकता है कि कोई स्लाइड शो दिखा दें, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ दिखा दें जिससे कि उसको प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से वो समझ जाए। यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कि उसका रेमेडी हो जाए और वो अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ जाए, उसका उपचार हो जाए समस्या, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगी, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है ना। तो अब आप समझ चुके हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग ये क्या चीज़ होती है। ये बहुत बार एग्जाम में आती है, तो आप लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की क्या चीज़ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों में, और हमेशा राइट ऑप्शन को अब आप टिक करके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा आज का नया टॉपिक है। ये तो अभी तक मैं लास्ट जो क्लास है उसी के छूटे हुए टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, ठीक है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। तो भाई मोटिवेशन जो है वो शब्द जो है वो इंग्लिश के मोटिवेशन का मतलब है अभिप्रेरणा, और मोटिवेशन का शब्द बना है इससे मूव से, और इसका मतलब होता है इनसाइट एक्शन, इनसाइट टू एक्शन, ठीक है ना। जो अभिप्रेरणा है वो क्या है, एक आंतरिक शक्ति है, आंतरिक शक्ति है जो कि व्यक्ति को क्या करती है, स्वतः कार्य करने के लिए, स्वतः कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, या एक तरह से इंजेक्ट करती है कि वो क्या करे, उसके अंदर से स्वयं वो कार्य को करने की जो है वो भावना पैदा हो जाए, वही है अभिप्रेरणा है। ये एक आंतरिक शक्ति है, ठीक है। जो अभिप्रेरणा है वो उसकी जो शुरुआत है वो किसी आवश्यकता से होती है, ठीक है ना। और जब हम आवश्यकता को प्राप्त करते करते अपने लक्ष्य को पर पहुंचते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके पश्चात जो है अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है, वो मोटिवेशन समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो मोटिवेशन क्या होता है, कोई भी जो नीड होती है उससे उसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। अब इसके लिए एक साइकिल है, इसका मैं बता देता हूँ, मोटिवेशन चक्र, अभिप्रेरणा चक्र। अब उसकी बात करते हैं। अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशन साइकिल, जिसमें सबसे पहली जो हमारी चीज आती है वो है आवश्यकता या नीड, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है आवश्यकता या नीड, ठीक है। भाई जो आवश्यकता है वो क्या होती है, वो आवश्यकता आविष्कारों की जननी है ना। सबसे पहले जो है वो किसी व्यक्ति के अंदर जो है वो किसी चीज की कमी के कारण, आवश्यकता क्या होती है, किसी वस्तु की कमी के कारण क्या होती है, आवश्यकता पैदा होती है ना। आपको अगर किसी चीज की कमी है, आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास आपको जीवन में पैसा कमाना है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपके पास उस चीज की कमी हुई, तब आपको आवश्यकता महसूस हुई कि हमको क्या चाहिए, जॉब चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, और जिससे हमारी जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ पाए, ठीक है। तो एक किसी कमी के कारण जो है वो सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न होती है,
और आवश्यकता को ही मनोवैज्ञानिक रूप से क्या माना गया कि अभिप्रेरणा की जो है पहली सीढ़ी मानी गई, कि जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या है, नीड ही है। जब तक आपको नीड ही नहीं होगी, किसी का जो है अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उसका मनी नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर वो मोटिवेशन भी नहीं आएगा कि वो किसी चीज़ की तैयारी करे या उसके लिए प्रयास करे। ठीक है ना। तो सबसे पहली जो शीर्षार्थ है वो है आवश्यकता। दूसरी जो है वो है हमारे पास आता है वो है अंतर्नोद। अंतर्नोद, तो आवश्यकता के बाद जो है वो आता है अंतर्नोद। अंतर्नोद का मतलब होता है कि जब आवश्यकता किसी व्यक्ति के अंदर होती है और वो उसकी अभिप्रेरणा में बदल जाती है, तो उसके बाद जो है वो इंसान जो है वो हो जाता है क्या, बेचैन हो जाता है अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए और तनावग्रस्त हो जाता है, और वो क्या करना चाहता है, हर हाल में अपनी आवश्यकता को पूर्ण करना चाहता है। उसके लिए उसके अंदर जो है वो प्रयास जो है वो तेज हो जाते हैं, प्रयास तेज हो जाते हैं और तीव्र इच्छाएं उत्पन्न होती है कि हमें क्या करना है, अब वो चीज प्राप्त करनी है। ठीक है ना। तो ये है उसके अंदर अंतर्नोद की भावना, एक द्वंद्व की भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है कि उसको अब क्या करना है, वो उसके अंदर तनाव की स्थिति रहेगी, वो 24 घंटे वही सोचता रहेगा कि मुझे ये चाहिए चाहिए और चाहिए। ठीक है ना। और उसके बाद वो उसको पाने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, प्रयास करेगा, उसके प्रयासों की वृद्धि बढ़ जाएगी और वो तीव्र इच्छा उसके अंदर उसको प्राप्त करने की होगी। ठीक है ना। तो ये आपकी सेकेंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज होती है आपके थर्ड स्टेज होती है आपके प्रोत्साहन। तो जब प्रोत्साहन की स्थिति आती है, तो जब व्यक्ति को प्रोत्साहन मिल जाता है, यानी कि उसका जो लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो है व्यक्ति का जो है वो आपके अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है और उसका जो अंतर्नोद है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। यानी कि अब उसने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, तो उसकी जो प्रेरणा है, वो मोटिवेशन है, वो समाप्त हो गया। अब वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा और उसका जो अंतर्नोद की भावना, उसके अंदर तनावग्रस्त रहने की जो भावना थी, प्रबल इच्छाएं थी, वो अब कम हो जाएंगी या एकदम समाप्त भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये है आपका प्रोत्साहन। तो इस प्रकार से ये मोटिवेशन की एक पूरी साइकिल चलती है। अब जो ये मोटिवेशन है, ये जो है वो क्या करता है, टीचिंग में क्या रोल निभाता है, रोल ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन या टीचिंग में बोल सकते हैं या लर्निंग में बोल सकते हैं, किसी में भी बोल सकते हैं। इसमें इसका क्या रोल है, तो सबसे पहले जो है ये बालक के व्यवहार में परिवर्तन को लाता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन को लाता है। ठीक है। चेंज इन बिहेवियर, क्यों, जब टीचर जो है एक बच्चे को जो है वो स्टिमुलस प्रदान करता है, स्टिमुलस चाहे वो उसको पुरस्कार देता है, दंड देता है, उसकी प्रशंसा करता है, निंदा करता है, ठीक है, उसको किसी प्रकार का प्रोत्साहन देता है, इन सारी चीज़ों से जो है वो व्यक्ति, जो बालक है, उसके व्यवहार को वो क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग जो है मोड़ सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग उससे कार्य करा सकता है। तो बच्चे का जो व्यवहार है उसमें कैसे परिवर्तन लाना है, वो किससे हो सकता है, मोटिवेशन देके हो सकता है। ठीक है। और मोटिवेशन किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इस प्रकार से बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए जो है वो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। दूसरा जो है वो है चरित्र निर्माण में सहायक। चरित्र निर्माण में सहायक, जो चरित्र है बालक का, वो क्या होता है, अच्छी आदतों का समूह। चरित्र क्या होता है, अच्छी आदतों का समूह। तो चरित्र का निर्माण कब होगा, जब बालक को मोटिवेट किया जाता है टीचर के द्वारा अच्छी आदतों को अपनाने के लिए,
और अच्छे कामों को करने के लिए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो आदतें उसकी व्यवहार में आ जाती हैं और उससे उसका जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, चरित्र निर्माण होता है। तो चरित्र निर्माण में भी इंपॉर्टेंट योगदान है किसका, मोटिवेशन का। ठीक है। तीसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट, वो है ध्यान केंद्रित करने में सहायक। ध्यान केंद्रित करने में सहायक, यानी कि बच्चा जो है वो, कई बच्चे चंचल होते हैं और वो किसी विषय में ध्यान को नहीं लगा पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो है वो टीचर की तरफ से जब मोटिवेशन दिया जाता है, उसको अलग अलग प्रकार से मोटिवेशन दिया जाता है, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, किसी भी प्रकार से जो है मोटिवेशन दिया जा सकता है। तो मोटिवेशन देने के बाद जो है बच्चे को ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाए या कुछ नए तरीके से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे का उसमें क्या हो, इंटरेस्ट जनरेट हो जाए और वो मोटिवेट हो जाए उसको पढ़ने के लिए। ठीक है। तो मोटिवेशन के द्वारा हम किसी बच्चे का किसी सब्जेक्ट के प्रति जो है वो उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है चौथा है इसमें रुचि का विकास। रुचि का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो किस तरफ को जा रहा है, वो कैसे पता चलेगा, जब हम बच्चे को उस तरफ मोटिवेट करेंगे। अगर कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर खेल में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको उस तरफ काम करने के लिए जो है मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो बच्चा उसमें आगे नहीं बढ़ सकता है। जबकि अगर उसके माँ बाप की तरफ से, उसके फैमिली की तरफ से, उसके पेरेंट्स, उसके टीचर्स की तरफ से उसको उस क्षेत्र के लिए पूरी तरीके से मोटिवेशन बनता है, तो वो उसका इंटरेस्ट जो है उस तरफ बढ़ता ही चला जाता है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं जो है उस क्षेत्र में अच्छा करता है। ठीक है। तो ये है हमारे एजुकेशन में कुछ एस्पेक्ट्स थे। अब जो है वो मोटिवेशन भी भाई दो टाइप के होते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, जिसमें सबसे पहला होता है इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन होता है जो कि ऐसी प्रेरणा या ऐसी प्रेरणा जो कि स्वाभाविक कारकों से उत्पन्न होती है ना, जो मनुष्य के अंदर जो स्वाभाविक कारक हैं उनके कारण जो है वो उत्पन्न होती है, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, काम वृत्ति। ये क्या है, स्वाभाविक कारक है, नेचुरल फैक्टर है। इसके कारण भाई जब व्यक्ति को जो है वो प्यास लगेगी या भूख लगेगी, तो वो काम करेगा ही करेगा, मेहनत करेगा, यानी कि उसके अंदर जो है वो काम करने की जो प्रेरणा है। या अगर सपोज उसे प्यास लगी है और वो कहीं अब उसे जाना है लेकिन उसका मन ही नहीं कर रहा, लेकिन उसे प्यास लगी है, तो यहाँ पर जो है उसकी जो है स्वाभाविक जो है अभी प्रेरणा है और उसके कारण वो क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है ना। दूसरी होती है हमारे एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये क्या दिया जाता है, बाहर से प्रदान किया जाता है और ये कई प्रकार से हो सकता है। ये हो सकता है आपका पुरस्कार, प्रशंसा, सामाजिक प्रतिष्ठा हो सकती है, पद, सत्ता। ठीक है। ये इस टाइप से कुछ, यानी कि बाहरी रूप से जो है व्यक्ति को ऐसा मोटिवेशन हो सकता है कि मैं अगर इस चीज को प्राप्त कर लूं तो उससे क्या होगा, मेरी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। या मुझे इस प्रकार का इनाम प्राप्त हो सकता है, मुझे इस प्रकार की वाहवाही प्राप्त हो सकती है, मुझे क्या हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई सत्ता में कोई पद प्राप्त हो सकता है। यानी बाहरी रूप से जो है वो कुछ भी उस पर क्या हो सकता है, स्टिमुलस जो भी हो सकते हैं वो क्या है, बाह्य कारक हैं जो कहीं ना कहीं इंसान को मोटिवेट भी करते हैं। ठीक है। लेकिन जो बाह्य कारक है, बाह्य मोटिवेशन है, वो क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है और फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना।
जबकि इंटरनल मोटिवेशन है वो हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो इस प्रकार से हमारे पास मोटिवेशन दो टाइप से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है इसी के क्रम में आगे वेरी इंपॉर्टेंट वो है अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। हायरार्की थ्योरी, ठीक है ना। अब्राहम मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है वो है। तो जो अब्राहम मैस्लो है उन्होंने 1943 में एक थ्योरी दी जो कि क्या थी, उसको हम आवश्यकता का सिद्धांत भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नीड्स भी बोलते हैं और पदानुक्रम सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसमें जो है उन्होंने क्या बोला था इस सिद्धांत के अंदर कि जो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं उनके भी एक क्रम होता है, उनकी भी एक हायरार्की होती है और उसी हायरार्की के क्रम में वो मनुष्य को वो चीजें चाहिए होती है। ठीक है ना। जैसे उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो व्यक्ति है, इंसान है, मनुष्य है, उसकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं वो उसके लिए जरूरी होती है। लेकिन जैसे वो बेसिक उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, जैसे खाने पीने की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है वो क्या बढ़ता है, उसकी सुरक्षा संबंधी जो है वो आवश्यकताओं की तरफ बढ़ता है। और जब वो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं भी उसकी पूरी हो जाती हैं तब वो सामाजिक आवश्यकताएं जैसे कि उसको प्रेम, प्यार, स्नेह, इन सब चीजों को जरूरत पड़ती है। और जब वो चीज भी उसको प्राप्त कर ले जाती है तो वो सामाजिक एक तरह से प्रतिष्ठा की तरफ जाता है, ठीक है, आत्मसम्मान की तरफ जाता है। और जब वो चीज भी उसे प्राप्त कर जाती है तब वो एक तरह से आत्मसिद्धि की तरफ चला जाता है, यानी कि उसको अब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने एक इस प्रकार से चार्ट दिया था। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहां पर जो है वो सबसे नीचे है मूलभूत आवश्यकताएं या बेसिक नीड। यहां पर है सुरक्षा, सेफ्टी। यहां थर्ड पे जो होगा वो है सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड। उसके बाद जो है आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। और लास्ट में जो है वो आएगा आपकी आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है भूख, प्यास, खाने पीने, इन सब चीजों की जब व्यक्ति की जो नॉर्मल आवश्यकताएं हैं ये हो जाती हैं पूरी, तब उसको क्या चाहिए, जीवन में सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए। उसको क्या चाहिए कि भाई उसके पास एक अपना ढंग का मकान हो जाए, उसके पास अपनी जो है इनकम से एक फिक्स इनकम हो, उसके पास कहीं से जो है वो लगातार जो है इनकम का अपना सोर्स बना रहे, ताकि जो है उसकी जो सुरक्षा आवश्यकता है वो बाधित ना हो, है ना। आप अपना सेफ्टी चाहिए उसको, ठीक। तो दूसरे नंबर पे जो है वो फिर सुरक्षा की तरफ जाता है जब उसकी मूलभूत आवश्यकताएं खाने पीने, भूख, प्यास से संबंधित चीजें पूरी हो जाती हैं। कपड़ा, जो है रोटी उसे मिल जाती है, उसे कपड़ा मिल जाता है, तब जाके वो अपने मकान को चाहिए, उसको बाकी चीजें चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। जब ये सब चीजें हो जाती हैं, उन चीजों को प्राप्त कर लेता है,
तब जाके उसकी तीसरी जो आवश्यकता हो जाती है वो है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या होता है, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो उसे समाज की जरूरत होती है, यानी कि उसे दोस्त यार रिश्तेदार अपने परिवार इन सबसे प्रेम प्यार स्नेह की जरूरत होती है। वो चाहता है कि उसका समाज के बीच में जो है वो उसकी पहचान बने, लोग उसको प्यार करें, उससे प्यार करें, वो लोगों से प्यार करें, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आती हैं हमारी सोशल नीड्स की, जो व्यक्ति को चाहिए होती है। उसके बाद जो है आती है फिर आत्मसम्मान की स्थिति। आत्मसम्मान या सेल्फ स्टीम की अवस्था में व्यक्ति जो है वो अपने आसपास जो है कि लोगों से अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता है, ठीक है। उसके लिए वो क्या करता है, अपनी जो है वो एक पहचान बनाना चाहता है समाज के बीच में। चाहे उसके लिए वो फिर कई तरह की चीजें करता है, महंगे महंगे फोन्स लेता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, ठीक है, ब्रांडेड कपड़ों को पहनता है। उसके उसके अलावा क्या करता है वो बहुत मतलब जैसे कि ऐसी चीज करता है जिससे कि उसको आत्मसंतुष्टि मिले, उसका समाज के बीच में उसकी पहचान बने, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो दिखावा जरूर करता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, और वो इसीलिए करता है क्योंकि वो दूसरों के बीच में अपने आप को प्रूफ करना चाहता है, ठीक है। तो ये स्थिति होती है सेल्फ स्टीम की। यहाँ भी जो व्यक्ति अपने आप को, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, तो ये सब क्या है, ये क्या है, आत्मसम्मान को पाने के लिए ही ये चीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये स्थिति, और जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है आत्मसम्मान या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस स्टेज तक जो है वो सारे लोग नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ ही लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होते हैं वहां पर जो व्यक्ति है वो क्या करता है, वो अब ये सोचने लग जाता है कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ और मेरा क्या उद्देश्य है। यानी कि वो अब अपने आप को जो है वो दूसरों के लिए समर्पित कर देता है, अपने आप को किसी अपने देश के लिए समर्पित कर देते हैं, अपने सामाजिक कार्यों के लिए किसी और के लिए जो है वो लोगों की मदद के लिए जो है वो समर्पित कर देता है। जैसे किस टाइप के लोग, जैसे मदर टेरेसा टाइप के लोग, है ना। तो ये लोग क्या होते हैं, ये इनका वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज आ चुकी होती है, जहां पर ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अब अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि भगत सिंह का नाम आपने सुना होगा, हमारे महान क्रांतिकारी हैं। उन्होंने क्या किया, इतनी कम उम्र में ही क्या जरूरत थी उन्हें अंग्रेजों से इतना पंगा लेके जो है फांसी पर लटकने की। लेकिन उन्होंने कहा, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्थिति में जा चुके थे, आत्मसिद्धि वाली, और उन्होंने, उनका बस ये था कि अब मुझे देश के लिए जो है वो लड़ना है और देश के लिए मरना है, ठीक है। तो ये होता है, अब्राहम मैस्लो ने इसी को क्या बोला कि आवश्यकताओं की हायरार्की होती है और ये इसी क्रम में चलती है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हमने अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत पढ़ लिया। अब हम कुछ भाषा और उससे संबंधित एक दो टॉपिक और पढ़ रहे थे। मैस्लो का सिद्धांत हो गया भाषा। तो जो भाषा होती है या लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, वो हमारे मनुष्यों की जो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। और ये भाषा ही होती है जो क्या मनुष्यों को जो है वो दूसरे जो जानवर हैं उनसे अलग करती है, ठीक है। क्योंकि वो हम जो है वो आपस में अभिव्यक्ति कर सकते हैं किसके द्वारा, भाषा या लैंग्वेज के द्वारा, ठीक। अब इसमें दो, ये तो अब मैं सब चीज़ जानता हूँ, भाषा के बारे में बाकी चीज़ें बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कम्युनिकेशन, भाषा जो है वो हमारे समाजीकरण का एक तरीका है। ये सब चीज़ें बताने से कोई फायदा नहीं है। इसमें जो चीज़ पूछी जाती है मैं वही बता रहा हूँ। इसमें जो पूछी जाती है वो है स्वनिम और रूपिम। स्वनिम, तो जो ये स्वनिम होती है ये क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, स्मॉल साउंड, वो होती स्वनिम ध्वनि कहलाती। इसमें जो है, जैसे कि मैं बताऊं आपको उदाहरण के तौर पर अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया,
त हो गया, उ हो गया, त हो गया, ये सब क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि सबसे छोटी ध्वनि, ठीक है, जिनका स्वयं में तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी और के साथ जुड़ जाते हैं तो इसका अर्थ निकलता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी जो है वो है आपका रूपिम। रूपिम क्या होता है, ये होते हैं शब्द का एक छोटा भाग या छोटे शब्द। जब छोटा बालक होता है वो स्वनिम जो ध्वनियां हैं उनको उच्चारण करना सीख जाता है, तो उसके बाद वो छोटे छोटे प्रयोग शब्दों का जो है वो प्रयोग करने लग जाता है, और उसी को हम जो है वो हम कहते हैं कि ये रूपिम, रूपिम ध्वनि। रूपिम शब्द जो छोटे शब्द होते हैं, जैसे कि और, अच्छा, तबला, यहाँ, वहां, इस तरीके के जो छोटे शब्द होते हैं ये आपके रूपिम ध्वनि कहलाते हैं, ठीक है। तो ये स्वनिम और रूपिम जो है वो एग्जाम में कई बार आ चुका है, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज है। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि स्वनिम एक तरह से आपके जो वर्ण है उनके लिए है, और जो रूपिम है वो एक तरह से शब्दों के लिए जो है वो बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये है। अब इसके संबंध में जो है भाषा को सीखने के संबंध में एक जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत आता है वो मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूं। अभी वो सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, वो समाजीकरण के सिद्धांत को मानता है कि भाषा जो है वो कैसे सीखी जाती है, ठीक है। तो वो सिद्धांत जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है बेंडूरा का सामाजिक विकास का सिद्धांत बेंडूरा थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। ठीक है। तो जो एल्बर्ट बेंडूरा हुए हैं उन्होंने जो है वो इस चीज पे एक तरह रिसर्च की, और उन्होंने एक प्रयोग भी किया जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और उस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो बालक होता है वो अपने आसपास जो है कि वातावरण से जो चीजें सुनता है, सीखता है, वो ही वो क्या करता है, उसको अनुकरण करके वही उसका प्रयोग करने लग जाता है, वैसी ही भाषा का वो प्रयोग करने लग जाता है, ठीक है ना। और वो उसके वो उन्होंने यहाँ पर जो है वो जो ध्यान दिया वो किस पे दिया, मॉडलिंग पे। अब मॉडलिंग क्या होती है, या एक तरह से आदर्श किसी को रखना। तो ये मॉडलिंग जो है ये समझने के लिए मैं आपको अभी एक प्रयोग बताता हूँ जो इन्होंने किया, ठीक है ना। तो जो एल्बर्ट बेंडूरा थे उनका जो प्रयोग हुआ वो किस पे हुआ, कुछ बच्चों पर, ठीक है। तो एक बार मिटा देता हूँ, मैं आपको ढंग से बताता हूँ कि जो एल्बर्ट बेंडूरा है उन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया। कैसे किया, उन्होंने जो है वो बच्चों के एक समूह को 5 मिनट की फिल्म दिखाई। बच्चों का एक समूह लिया, एक सपोज 50 बच्चों का कोई ग्रुप ले लिया, और उसको जो है उन्होंने एक पिक्चर दिखाई, ठीक है। पिक्चर मतलब क्लिप, छोटी सी 5 मिनट की क्लिप। उस 5 मिनट की क्लिप के अंदर क्या था कि जो बच्चा है वो देखता है कि भाई एक कमरा है बड़ा सा, उस कमरे में बहुत सारे खिलौने हैं, छोटे मोटे, गुड्डे, डॉल, गुड़िया, ठीक है ना। और वहां पर एक बड़ा खिलौना भी है जिसका नाम था बॉबी डॉल। वहां पे एक बड़ा खिलौना भी था इस कमरे में जिसका नाम था बॉबी डॉल, ठीक है। बड़ा सा कोई टेडी था ये, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि उस फिल्म में क्या हो रहा था कि जैसे वो कमरा जो है जिसके अंदर बहुत सारे खिलौने रखे हैं, थोड़ी देर बाद वहां अंदर एक थोड़ा बड़ी उम्र का बच्चा जो है वो 12-13 साल का बच्चा वो उस कमरे में आता है, और उसके बाद वो क्या करता है,
उन खिलौनों को तोड़ता है, तोड़ने लग जाता है या उनको मारने लग जाता है, बुरी तरीके से आक्रामक व्यवहार उनकी तरफ दिखाता है, ठीक है, एग्रेसिव हो जाता है उन खिलौनों के लिए। यहाँ तक कि जो बॉबी डॉल है, बड़ा वाला डॉल है, गुड्डा है, उसको वो और तेजी से और आक्रामक तरीके से उस पर वार करने लग जाता है, ठीक है। तो ये आपकी फिल्म है, ठीक है। अब जब इस फिल्म को उन्होंने दिखाया, उसके बाद उन्होंने जो है वो बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ये जो 3 ग्रुप हैं उन्होंने बांटे, इनको उन्होंने अलग अलग कर दिया। 50 बच्चों का पहले ग्रुप था, उसको अलग अलग कर दिया। पहले ग्रुप में क्या हुआ कि उन तीनों को अलग बिठा दिया। पहले ग्रुप में जो है उस बच्चे को पुरस्कृत किया गया। कौन से बच्चा? जो क्लिप में जाके उस गुड़िया और उन बॉबी डॉल को आक्रामक व्यवहार दिखा रहा था, उसको पुरस्कृत किया गया। वहां पर जो लोग थे उन्होंने उसकी प्रशंसा की कि तुमने बिल्कुल सही किया, ऐसा आक्रामक व्यवहार दिखा दिया। दूसरा जो ग्रुप था उसमें उनको दंडित किया गया, यहाँ के पनिश किया गया। और तीसरे ग्रुप में कुछ नहीं किया गया, न पुरस्कार दिया गया न दंड दिया गया, ठीक है ना। तो ये सब हो गया, ठीक है। अब जब ये सब हो गया तो वापस से जब ये तीनों जो ग्रुप थे इनको अलग अलग बिठा के इनको 5 मिनट की वही ऐसी ही क्लिप जो है वो दिखाई गई, ठीक है। और उसके बाद जो है उन तीनों ग्रुप के बच्चों को अलग अलग छोड़ दिया गया कमरों में, जिन कमरों में कि क्या थे, गुड्डे गुड्डियां, डॉल, ये सब चीजें रखी, खिलौने रखे हुए थे, बॉबी डॉल भी था। तो वहां पर हम तब चुपके से ऑब्जर्व किया गया कि बच्चा अब क्या करता है, ठीक है। तो बच्चे को एकांत में छोड़ के वहां अंदर छोड़ दिया गया। अब बच्चा जो है वो ऑब्जर्व किया गया कि जो इस ग्रुप के बच्चे थे, जहां पर कि जो है उस बच्चे को, जो कि एक क्या था, उन बच्चों के लिए मॉडल था। कौन सा बच्चा? जो अंदर आके खिलौने रोकता, वो एक मॉडल, उसको एक मॉडल के रूप में लिया। इस ग्रुप के जो बच्चे थे उन्होंने अकेले में जो है वो एग्रेसिव व्यवहार दिखाया उस डॉल के प्रति, या अंदर जितनी भी खिलौने रखे थे उन सबके प्रति एग्रेसिव दिखाया। और वो अंदर जाके क्या करने लगे, उनको इसी प्रकार से पीटने लगे, उनको मारने लगे। जो ये वाले बच्चे थे जिसमें उन्होंने पहले उस जो मॉडल है उसको दंडित किया था, उन बच्चों ने एग्रेसिव व्यवहार कम दिखाया, ठीक है ना, मतलब दिखाया, बहुत कम दिखाया। जबकि यहाँ ये थर्ड ग्रुप है, इसके बच्चे जो है उन्होंने भी एग्रेसिव व्यवहार दिखाया लेकिन कम दिखाया। यानी कि सबसे ज्यादा जो एग्रेसिव व्यवहार है वो किसने दिखाया? उन्हीं बच्चों ने दिखाया है, जहां पर उस मॉडल को क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो है उन्होंने क्या किया, उस चीज को अनुकरण किया, उन्होंने देखा कि कैसे उस बालक को जो है वो पुरस्कार किया गया, इसका मतलब हमें भी वो काम करना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि बालक जो है वो सीखने में भी, भाषा सीखने में भी वही चीज जो हम आसपास की चीजों को सुनता है, जैसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वो देखता है, वो चीज वो दिमाग में उसके आ जाती है। पहले तो वो ऑब्जर्व करता है, फिर उसको लर्न करता है, ट्राई करता है, फिर अगेन जो उसको ट्राई करता है और धीरे धीरे वो उसके व्यवहार में आ जाता है। तो यही है आपका बेंडूरा का सामाजिक विकास का सिद्धांत। यानी कि वो कहते हैं कि सारा का सारा डिपेंड करता है आपके समाज, आपके आसपास के लोग, पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, इन सब के ऊपर आपके समाज कैसा है, वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार की बातों को बोलते हैं, वो ही बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करके, अनुसरण करके सीखता है, ठीक है ना। तो यह है हमारा एल्बर्ट बेंडूरा का सिद्धांत, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि बेंडूरा जो है उन्होंने बोला क्या था। तो बेंडूरा और मैस्लो का सिद्धांत तो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। उसके अलावा जो है इसमें मैंने जो आज आपको बताया है, निदानात्मक शिक्षण, आपका निदानात्मक परीक्षण, यानी कि आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग जो है, ये दोनों चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। मोटिवेशन जो है उसमें जो है वो मैस्लो का सिद्धांत पूछा जाता है, और आपका स्वनिम और रूपनिम जो दुनिया है उनके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है। टीचिंग एड्स जो है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा विजुअल है, कौन सा ऑडियो विजुअल है, कौन सा आपका केवल विजुअल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और आगे भी हम जो है वो हम कंप्यूटर की क्लासेस भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। आप लोग इसी तरीके से मेरी क्लास में बने रहिए और हम आगे चीज़ें पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो
इसी के साथ आज के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।